नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। ऊर्जा संकट का समाधान। हमें ऊर्जा की खपत बढ़ाने के बजाय कम ऊर्जा में बेहतर जीवन स्तर हासिल करने के उपायों पर ध्यान देना होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले ने हमारे समक्ष ऊर्जा का बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम लगभग $80 प्रति बैरल था। तब भारत में पेट्रोल का दाम लगभग 90 रुपए प्रति लीटर था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यूक्रेन संकट लंबा खिंचा तो कच्चे तेल का दाम $150 प्रति बैरल तक जा सकता है। तब देश में पेट्रोल की दर बढ़कर 130 रुपए प्रति लीटर तक जा सकती है। यह हमारे आर्थिक विकास के लिए दो प्रकार से नुकसानदेह होगा। पहला ये कि तेल के आयात हेतु हमें अधिक मात्रा में डॉलर अर्जित करने के लिए औने पौने दाम पर निर्यात करना होगा। दूसरा यह कि आम आदमी को महंगा पेट्रोल खरीदना होगा। ऐसी स्थिति में उसके अन्य आवश्यक मदों में खपत कम होगी। इसलिए हमें इस ऊर्जा संकट से निपटने के उपायों पर विचार करना चाहिए। इसका एक उपाय है कि हम ऊर्जा के घरेलू स्रोतों का विकास करें। तब हमें आयातित ईंधन पर निर्भर नहीं रहना होगा। इस दिशा में सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ाने में सफलता तो हासिल की है। फिर भी एक आकलन के अनुसार 2050 में हमारी ऊर्जा की खपत में सौर ऊर्जा का हिस्सा सिर्फ 12% के करीब ही रहेगा। इसलिए सौर ऊर्जा जरूरत होते हुए भी समाधान नहीं है। दूसरा उपाय पनबिजली का है, जिसके तमाम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव है। इसका दायरा बढ़ाने से जितना हमारे नागरिकों के जीवन स्तर में ऊर्जा की खपत बढ़ने में सुधार होगा, उससे ज़्यादा नुकसान इन्हीं के जीवन स्तर में पर्यावरण की क्षति से होगा। इसके कारण विस्थापन एवं प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा उपाय है एथनॉल। हम गन्ने से ईंधन बना सकते हैं, परंतु यहाँ हमारी खाद्य सुरक्षा का प्रश्न है। जब हम कृषि भूमि से एथनॉल का उत्पादन करेंगे तो उसी अनुपात में गेहूं, धान और सब्जी का उत्पादन कम होता चला जाएगा। इससे हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। साथ ही अति दोहन से हमारी भूमि की गुणवत्ता में भी गिरावट आती चली जाएगी। चौथा उपाय थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा का है। परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, जो हमारे पास बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। यूरेनियम का विकल्प थोरियम है, जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इससे ऊर्जा बनाने की तकनीक का विकास अभी नहीं हो सका है। पिछले 20 वर्षों से हम इसमें विशेष प्रगति बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं, जबकि चीन शीघ्र ही थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा के प्रायोगिक संयंत्र का प्रशिक्षण करने जा रहा है। यदि थोरियम पर सरकार विशेष ध्यान दे, तब भी इसके विकास में 15 वर्ष लग जाएंगे और तब तक इस स्रोत में हमारी ऊर्जा को पूर्ति होना असंभव है। अतः अपनी ऊर्जा सुरक्षा को हम घरेलू ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाकर स्थापित नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एकमात्र विकल्प है कि हम अपनी ऊर्जा की खपत को किसी भी तरीके से कम करें। नेचर पत्रिका के अनुसार विश्व के ऊपरी तबके की 10% जनता द्वारा दुनिया के 50% ऊर्जा खपत होती है। जाहिर है कि यदि हम ऊपरी वर्ग द्वारा ऊर्जा की खपत में कटौती करें तो ऊर्जा खपत में भारी कमी आ सकती है। इसी पत्रिका के अनुसार निजी वाहन का उपयोग ऊर्जा की खपत का एक प्रमुख स्रोत है। अतः पेट्रोल की अधिक खपत करने वालों के लिए उसकी अलग दर निर्धारित कर उसमें वृद्धि की जाए। उससे अर्जित टैक्स का उपयोग बस एवं मेट्रो सेवा के विस्तार के लिए किया जाए। तब ऊर्जा की खपत में गिरावट आएगी और मेट्रो आदि के विस्तार में आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार भी होगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि निजी वाहन की तुलना में मेट्रो से सफर करना
कहीं ज़्यादा उत्तम होता है, क्योंकि तब आप अपने समय का उपयोग अखबार आदि पढ़ने के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि ऊपरी वर्ग द्वारा एक सीमा से अधिक ऊर्जा की खपत पर टैक्स लगाए। ऊर्जा खपत घटाने का दूसरा उपाय है कि सेवा क्षेत्र को महत्व दें। सेवा क्षेत्र की तुलना में मैन्युफैक्चरिंग में 10 गुना बिजली खर्च होती है। जैसे स्टील प्लांट में भारी मात्रा में बिजली लगती है, जबकि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने में बिजली की खपत न्यून होती है। यदि हम मेक इन इंडिया के स्थान पर शब्द फ्रॉम इंडिया का नारा दें तो उतनी ही आय को अर्जित करने में केवल 10वें हिस्से के बराबर ऊर्जा की खपत होगी। ऊर्जा की कम खपत करने का तीसरा उपाय यह भी है कि ऊर्जा के उपयोग में सुधार करें। जैसे कार का न्यूनतम एवरेज अधिक हो तो उतने ही कार से हम ज़्यादा दूरी का सफ़र कर सकते हैं। इसी तरह साधारण बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। यदि हम एलईडी बल्ब का उपयोग करने के साथ साथ सड़कों पर बल्ब की संख्या में भी वृद्धि करते जाएंगे तो कुल ऊर्जा की खपत कम नहीं होगी। इसीलिए कुशलता में सुधार आवश्यक है, परंतु यह भी है कि हमारी समस्या का मूल समाधान नहीं है। अतः हमें ऊर्जा की खपत को ही कम करना होगा। इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि हम ऊर्जा की प्रोग्रेसिव प्राइसिंग करें, यानी अधिक खपत करने वालों के लिए बिजली और पेट्रोल के दाम में वृद्धि करें। वह भी विचारणीय है कि क्या ऊर्जा की खपत से हमारा जीवन स्तर वास्तव में सुधरेगा। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन कहते हैं कि कम खपत में साधु सुखी होता है, यानी खपत और सुख का संबंध अनिवार्य नहीं है। हम देखते हैं कि जिन लोगों की खपत अधिक होती है उन्हें स्वास्थ्य आदि समस्याएं भी अधिक परेशान करती हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र मानता है कि खपत में सुख अर्जित होता है, लेकिन यह सही नहीं है। साधु कम खपत में सुखी है क्योंकि उसकी बाहरी जीवन उसके अंतर्मन में असामंजस्य में है। वहीं ऊपरी वर्ग अधिक खपत में भी दुखी है क्योंकि उसके बाहरी जीवन का अंतर्मन में विरोध रहता है। इसलिए हमें इस भ्रम से निकलना चाहिए कि ऊर्जा की अधिक खपत में वृद्धि से ही हमारा जीवन स्तर सुधरता है। हमें एक नए अर्थशास्त्र की रचना करनी होगी जिसमें हम मनुष्य के सुख की प्राथमिक माने, न कि उसकी खपत को। उसके लिए हमें ऊर्जा की खपत बढ़ाने के बजाय कम ऊर्जा में बेहतर जीवन स्तर हासिल करने के उपायों पर ध्यान देना होगा। जब तक हम इस दिशा में कदम नहीं उठाएंगे तब तक हमारी ऊर्जा की खपत बढ़ती रहेगी और हमारे समक्ष ऊर्जा का संकट भी बना रहेगा। इसके लेखक हैं आर्थिक मामलों के जानकार भरत झुनझुनवाला। हम आगे बढ़ रहे हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध के संबंध की समाचार की पर वार्ता करते हैं। यूक्रेन संकट का समाधान यह न केवल चिंताजनक है बल्कि निराशाजनक भी है कि रूस और यूक्रेन में बातचीत का सिलसिला कायम रहने एवं उसकी ओर से युद्ध विराम को लेकर सहमति जताने के बाद भी उस पर सही ढंग से अमल नहीं हो रहा है। इसके चलते लड़ाई वाले शहरों में न केवल यूक्रेन के लोग फंसे हुए हैं बल्कि भारतीय समेत अन्य अनेक देशों के नागरिक भी। उनके सामने न केवल खाने पीने का संकट है बल्कि जान बचाने का भी। कभी रूस पर युद्ध विराम में सहयोग न करने का आरोप लगता है तो कभी यूक्रेन पर। सच्चाई जो भी हो, इसमें संदेह नहीं कि वहां तमाम निर्दोष निहत्थे लोगों की जान बहुत ज्यादा खतरे में है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं कहीं यूक्रेन के लड़ाके विदेशी नागरिकों को बाहर निकलने में अड़ंगा डाल रहे हैं। शायद इसी कारण भारतीय प्रधानमंत्री को पहले यूक्रेन और फिर रूस के राष्ट्रपति से भी बात करनी पड़ी। वास्तव में इसकी चिंता रूस और यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों को भी करनी चाहिए कि युद्ध क्षेत्र में फंसे लोग सुरक्षित बाहर निकले। यह देखना दयनीय है कि ये देश यूक्रेन में हो रही तबाही पर चिंता है तो जता रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वहां युद्ध विराम प्रभावी तरीके से लागू हो ताकि जान माल की क्षति को रोका जा सके। वे शांति प्रयासों को बल देने के बजाय यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं। क्या यह विचित्र नहीं है कि भारत, इजराइल, तुर्की आदि तो युद्ध विराम और
बातचीत से समस्या समाधान के लिए पहल कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ब्रिटेन की ओर से ऐसा कोई प्रयत्न ही नहीं किया जा रहा है। यह तब है जब यूक्रेन में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और करीब 15 लाख लोग वहां से पलायन करने के लिए विवश हुए हैं। इस भीषण मानवीय त्रासदी के बीच इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अमेरिका और उसके साथी देश रूस की सुरक्षा चिंताओं को समझने के बजाय उसे उकसाने वाले काम करने में लगे हुए हैं। वे भले ही यूक्रेन की सीधी मदद करने से इनकार कर रहे हों, लेकिन उसे हथियार देकर संघर्ष को भड़काने का ही तो काम कर रहे हैं। इस पर भी गौर करें कि यूरोपीय देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उससे तेल और गैस भी खरीद रहे हैं। आखिर ये एक किस्म का पाखंड नहीं तो और क्या है? बेहतर हो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को यह समझ आए कि पश्चिमी देश उसे मोहरा बनाए हुए हैं। पश्चिमी देशों के ऐसे रवैये को देखते हुए भारत के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे अपनी कूटनीतिक प्रयासों पर और बल दें। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।